डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में सेशनल टेस्ट 1 और मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहले सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था डिफाइन कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो यदि हमारे पास क्या है, डिफाइन करना है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट मतलब यदि हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्डिनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो यदि सपोज कीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है बी हैविंग एलिमेंट एक्स वाई जेड, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? सेकंड क्वेश्चन है, एक सेट दिया है कैपिटल ए इज इक्वल टू 7 8 10 एंड फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 2 3, तो 2 रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसमें क्या आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है। यदि आपको और डिटेल में समझना है तो एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया था, उसमें आप पावर सेट को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यदि पावर सेट ऑफ ए लिखना है मुझे, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। वेरी फर्स्ट इज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, क्योंकि पावर सेट क्या है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो सबसे पहले क्या आ गया? 5, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। देन कर्ली ब्रेसेस में 7, कर्ली ब्रेसेस में 8 भी इसका एक सबसेट है। ऐसे ही 10, आपकी बारी 2 2 के कंपैरिजन बना देंगे। 7 8 8 10 7 10 एंड every set is a subset of itself, 7 8 10। तो ये मेरा बन गया पावर सेट ऑफ ए। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपकी बारी हमें दिया है सेट पी। सेट पी इज इक्वल टू 3a 2b 1c, q इज इक्वल टू 4a 3b 2d। फाइंड p प्लस q। बेसिकली ये क्या है? ये सिंपल सेट नहीं है, ये मल्टी सेट है। मल्टी सेट कौन से सेट होते हैं? मल्टी सेट वो होते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखते हैं। तो ए यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, डिटेल में यदि समझना है तो आप सेट थ्योरी से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई है आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमें ऑपरेशन डिफाइन करना है, फाइंड पी प्लस क्यू। यदि हम नॉर्मल सेट की बात करते हैं तो उस पर एडिशन डिफाइन नहीं होता है, मल्टी सेट पे ही एडिशन डिफाइन होता है। तो P प्लस क्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे A की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? 3, और यहाँ पे कितनी है? 4, तो 3 प्लस 4 इज 7a। ऐसे ही B की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, B की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है, तो 2 प्लस 3 इज 5b। फिर यहाँ पे 1c है, यहाँ पे नहीं है c, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, तो 1c एज इट इज रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2d है, यहाँ पे d नहीं है, तो ये 2d एज इट इज रहेगा। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया p प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ए सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन x स्टार y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y। ये कह रहे हैं कि ये सेमी ग्रुप प्रूव करना है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर n दिया हुआ है हमें यहाँ पे। ये देखिए, यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n दिया है और इस पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ये कह रहे हैं, तो हमें ये शो करना है n स्टार इज ए सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कितने पोस्टुलेट ट्रू करके दिखाने पड़ेंगे? फर्स्ट 2 पोस्टुलेट ट्रू करके दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से?
क्लोजर एक्सियम एंड एसोसिएटिविटी लॉ। ठीक है, यदि ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ये सेमी ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो हमें तो शो करना है यहाँ पे, तो आई थिंक होना चाहिए। चेक करते हैं। और यदि इसी की वीडियो, इसमें आपको बहुत डिटेल में समझना है तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से, आप इसको वहां से समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि क्लोजर एक्सियम देते हैं को प्रूव करना होता है तो हमें क्या कहते हैं, लेट, उसके लिए हम कहते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, x स्टार y भी n को बिलोंग करना चाहिए। तो अब x स्टार y क्या है, x स्टार y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y। तो देखिए, चाहे आंसर x आए या y आए, वो किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x स्टार y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x y इज इक्वल टू आइदर x और y। ठीक है, सो यदि आंसर हमारा x आता है तो x भी n को बिलोंग कर रहा है, यदि y आता है तो y भी n को बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ आर बिलोंग्स टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्लोजर एक्सियम मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझना है तो आप मेरे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, उसकी वीडियो बनी हुई है, वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा है मेरा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में मैंने क्या करना है, देखिए मैंने कहा लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। तो मुझे क्या प्रूव करना होता है, मुझे प्रूव करना होता है x स्टार y स्टार z विल बी इक्वल टू x स्टार y स्टार z। इस तरह से ये मेरा एसोसिएटिव लॉ होता है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, पहले मैंने यहां पे लिया x स्टार y फाइंड आउट किया, तो x स्टार y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y। अब क्या करना है मुझे, x स्टार y स्टार z इज इक्वल टू, अब देखिए तो मैक्सिमम ऑफ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ x, y, z। ये आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यानी मैक्सिमम ऑफ x, y, z आ जाएगा इसमें, मैक्सिमम ऑफ x, y, z। तो ऐसे ही यदि आप राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए, यदि हम लिखते हैं x स्टार y स्टार z तो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ कितना, यदि पहले मैं निकालता हूं, सपोज कीजिए y स्टार z निकाल देता हूं, सपोज कीजिए यदि मैं पहले क्या करता हूं, y स्टार z लिखा, तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम ऑफ y, z। अब यदि मैं लिखता हूं x स्टार y स्टार z इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ y, z इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ कितना, x, y, z। ठीक है, ऐसे ही यहां पे इसका भी मीनिंग क्या है, मैक्सिमम ऑफ x, y, z। इसका भी मीनिंग यही है। ठीक है, लीजिए यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम ऑफ x, y, z। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, इससे हमारा ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाइड हो गया इससे हमारा, और इससे हमारा एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, नाउ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ए सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन x स्टार y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y। एक और क्वेश्चन था इसमें, 5 क्वेश्चन हमने दिए थे। एक ग्रुप दिया हुआ था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मैं देखिए लिखता हूं, ऊपर का ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन था 5th वन, ये ग्रुप दिया हुआ था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना था विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये g था, g इज इक्वल टू दिस, और g डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप। हमें क्या प्रूव करना था, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए
बहुत डिटेल में यदि आपको समझना है तो मैंने साइक्लिक ग्रुप पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, पूरी 2 वीडियोस है, साइक्लिक ग्रुप 1, साइक्लिक ग्रुप 2, तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा हिंट देता हूं, यदि इसमें हम किसी एलिमेंट को से, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि यदि हम इसके हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पे ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा की पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो देखिए ओमेगा भी जनरेट हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी जनरेट हो गया, और 1 भी जनरेट हो गया। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को हम ओमेगा से जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं। आई थिंक शायद ये विजिबल नहीं हुआ है, तो ये लीजिए एक बार मैं इसको और शो करा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, और G डॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ग्रुप है, यानी सेट G जो है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके सेट G के हर एक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट करेंगे, लिखेंगे a रेज टू द पावर n की फॉर्म में। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ओमेगा लिया, तो ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहां से ओमेगा क्यूब किया तो वो 1 होता है, क्योंकि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट सेक्शन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, अब हम सेक्शन बी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली रिलेशन आर जो है के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक सेट दिया है कैपिटल ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है, और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन की गई है आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ x डिवाइड्स y। तो फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ r। तो जैसे कि हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर यदि हमें फाइंड आउट करना है x डिवाइड्स y, तो यहां पे एलिमेंट है 1, 1 को भी डिवाइड कर सकता है, तो हमने लिख दिया 1, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 ही 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी ये x है और ये y है, तो 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 5, 1 डिवाइड्स 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है 2, तो 2 तो 1 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 लेकिन 2 को डिवाइड करेगा, तो 2, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2, 4 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए नहीं लिखा है। 2 6 को भी 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 6 को डिवाइड करेगा, तो लिख दिया 2, 6। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आता है 3 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 3 6 को डिवाइड करेगा। अब देखिए 4 को भी डिवाइड करेगा, 4 5 को नहीं करेगा, 6 को भी नहीं करेगा, लेकिन 5 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए यहां पे रिलेशन आर के। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, जैसे मैं कॉपी वैलिडेट कर रहा था तो मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स ने कुछ पेयर लिख दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं इसमें से। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिर हमने लिखा था आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो कुछ ने लिख दिया आर इनवर्स के अंदर लिख दिया, कुछ ने ऑर्डर्ड पेयर तो लिखे नहीं, उन्होंने लिख दिया y डिवाइड्स x। अरे भाई ये लिखना, ये मान लीजिए यदि लिख दिया आपने तो आपको तो ऑर्डर्ड पेयर भी तो लिखने हैं। आर इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, आर इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दीजिए, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। ऐसे ही इसको 2 2 4 2 6 2 3 3 6 3 4 4
0.5566। तो ये आर इनवर्स के ऑर्डर पेयर आ गए। तो ये आपको लिखने थे सभी, जो कि आप नहीं लिख पाए। ठीक है, ये आपको लिखने थे जो कि आप वहां पे नहीं लिख पाए। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, जैसी रिलेशन दी गई है उसके ऑर्डर्ड पेयर आप उसमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं और उसके बाद फिर सीक्वेंस मेंटेन रखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में एक सेट दिया है। इस क्वेश्चन में फिर से मैं बताता हूं, एक सेट दिया है x, उसके एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to x सच दैट f इज गिवन दैट f इज इक्वल टू ab, ba, cc। तो इसका क्या मतलब है कि यदि हमारे पास में एक फंक्शन इस तरह से हम लिखते हैं, देखिए यदि मेरे पास ये 3 एलिमेंट हैं a, b एंड c, और ऐसे ही यहां पे x दिया हुआ है, ये भी a है, ये b है और ये c है। तो कह रहे a की इमेज तो है b, ये लीजिए a की इमेज कर दी b की इमेज है a और c की इमेज है c। ठीक है, c की इमेज कितनी है c। तो अब आप देखें यहां पे ये फंक्शन दिया गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि f इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब f 1 to 1 है एंड ऑन टू है। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। यदि आपको बहुत डिटेल्ड में इसको समझना है तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने फंक्शन के अंदर समझाया हुआ है कि 1 to 1 एंड ऑन टू कैसे फंक्शन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यदि मेरे पास में क्या दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है और इनवर्स लिखना है, तो मैंने ये तो चेक कर लिया 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो f इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएंगे मेरे, देखिए b का a हो जाएगा, ठीक है, और a की इमेज b हो जाएगी और c की इमेज c हो जाएगी, ये है। ठीक है, अब जब f इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, एफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एफ स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, एफ स्क्वायर इज एफ ओ एफ इज इक्वल टू, देखिए एफ के ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे क्या है भाई, ए बी, बी ए, सी सी, और इसका कंपोजिशन किससे कराया, फिर से एफ से कराया, ए बी, बी ए एंड सी सी। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, ए की इमेज क्या है बी, तो अब यहां पे बी से स्टार्ट देखना है, बी से ए है और तो कहीं नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ए से ए बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए बी से ए है और ए से बी है, तो इमेज आ गई इसकी बी कॉमा बी। ऐसे ही सी से सी है तो ये सी कॉमा सी एज इट इज रह जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ ओ एफ यानी एफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, एफ क्यूब फाइंड आउट करनी है। एफ क्यूब इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ओ एफ इज इक्वल टू, अब देखिए ए ए, बी बी, सी सी, और यहां पे क्या किया हमने, ए बी, बी ए, सी सी। तो अब देखिए फिर से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की बी है तो ए की इमेज बी आ गई, फिर b की इमेज क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ऐसे ही c की इमेज c आ जाएगी, यानी a b b a c c, यानी f क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट करने थे। कुछ स्टूडेंट्स ने यहां पर भी गलत किया हुआ है, तो मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, यानी ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं और इसको हमें ग्रुप प्रूव करना है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली आप चाहें तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से मैंने 2 प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 1, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 2, तो वहां से आप इसको
देख सकते हैं और डिटेल में देखना है, और यदि नहीं है तो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। देखिए, जब भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं ग्रुप प्रूव करने के लिए, क्योंकि ग्रुप को प्रूव करने के लिए 4 एक्सियम हमें प्रूव करके दिखाने हैं। तो मैंने ये चारों एलिमेंट लिखे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहां पे क्या हो गया मेरा, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। इस 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 1 आ गया, इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में की तो माइनस 1 आ गया, 1 की आयोटा में की तो आयोटा आ गया, 1 की माइनस आयोटा में की तो माइनस आयोटा आ गया। माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो माइनस 1, माइनस 1 की माइनस 1 में करी तो 1, माइनस 1 की आयोटा में करी तो माइनस आयोटा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहां करी तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया हमारा, आयोटा आ गया। अब देखिए, इस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 में करी तो आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करी तो माइनस आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा में करी तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, माइनस 1, तो यहां पे माइनस 1 आ गया। आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा में करी तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1। ठीक है, अब माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 में करी तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस फिर प्लस हो गए तो ये आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर है, माइनस का आयोटा स्क्वायर है, ये 1 हो गया, और ये माइनस 1 हो गया। तो अब जब ये हम कंपोजिशन टेबल क्रिएट कर देते हैं तो अब हमें 4 एक्सियम जो है वो प्रूव करने होंगे। पहला एक्सियम होता है क्लोजर एक्सियम, बहुत डिटेल में जाने के लिए आपको वो प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला एक्सियम है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम क्या कहता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, जो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जी की जगह क्या है, ए है, तो देखिए यहाँ पे तो अब हमें क्या करना है, कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है, तो ये जो इंटरनली कंपोजिशन टेबल है इसमें के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए को बिलोंग करते हैं। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड, सो क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। फिर से बता देता हूं कि क्लोजर एक्सियम जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे प्रूव करने की किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जब कंपोजिशन टेबल बनाएंगे उसको ध्यान से देखेंगे कि इंटरनली सारे एलिमेंट जो है उस पर्टिकुलर सेट के ही हैं। यदि हैं तो क्लोजर एक्सियम हमारा सेटिस्फाइड है, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं हो। सेकंड जो एक्सियम है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें ध्यान से देखिए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो इस तरह से करके हमें क्या करना है, रिजल्ट प्रूव करना है। नंबर 3 बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो क्या आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, यानी कोई इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका कंपोजिशन उससे भी कराएं तो वही सेम एलिमेंट मिले। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का कंपोजिशन 1 से करा रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 का -1 से कराया तो भी -1 मिला, 1 का कंपोजिशन आयोटा से कराया तो भी आयोटा मिला, 1 का कंपोजिशन माइनस आयोटा से कराया तो माइनस आयोटा मिला। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इसमें क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं, मैं केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको जिससे कि आप ये क्वेश्चन समझ लें अच्छी तरह से। ठीक है, फोर्थ एक्सियम आता है हमारा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी 2 एलिमेंट का कंपोजिशन हम यदि कराएं तो बी क्या कहलाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए जहां पर भी 1 आ रहा है हमारा, देखिए यहां पे 1 आ रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पर भी 1 आ रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये यहां पे 1 आ रहा है और ये यहां पे 1 आ रहा है।
तो देखिए 1 का कंपोजिशन 1 से कराया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, ठीक है। -1 का कंपोजिशन -1 से कराया तो भी 1 मिला। अब देखिए आयोटा का कंपोजिशन माइनस आयोटा से कराया तो भी 1 मिला, और माइनस आयोटा का कंपोजिशन आयोटा से कराया तो भी 1 मिला। तो देखिए 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, -1 का इनवर्स -1, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। -1 का इनवर्स -1 क्योंकि फिर आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा, क्योंकि इनका सबके कंपोजिशन में हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये हमारा चारों एक्सियम हमने यहाँ पे ट्रू करके दिखा दिए हैं। तो ये क्या बन गया? हमारा एक ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है? जी स्टार इज ए ग्रुप, और जी जो है हमें दिया हुआ है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। और जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये हमें दिया हुआ है। तो अब क्या, ये तो जनरलाइज है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है, नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम फिर से हमें क्या करना है? वो चारों एक्सियम प्रूव करने हैं। सबसे पहले क्लोजर एक्सियम की हम बात करते हैं, दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ है, और तीसरा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और चौथा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो देखिए कैसे करने जा रहे हैं हम प्रूव। तो हमने कहा लेट जी बी ए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, और साथ में क्या कह रहे हैं? ये तो गिवन ही है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मैंने ये कहा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो मैंने क्या कहा फिर? ए स्टार बी मेरा क्या आएगा? डेफिनेशन आ गई ए बी बाई 2, और ये जो ए बी बाई 2 है ये किसको बिलोंग करेगा? जी को बिलोंग करेगा, नॉन जीरो होगा, रियल नंबर्स हैं। तो मेरा क्लोजर एक्सियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम सेकंड एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? एसोसिएटिव लॉ प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या कहेंगे? लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, और हमें क्या प्रूव करना होगा? ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले ए स्टार बी निकालता हूं मैं, तो कितना आ गया? ए बी बाई 2, ठीक है। अब ए स्टार बी स्टार सी फाइंड आउट किया, यानी कि ए बी बाई 2 स्टार सी इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से यदि हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं बी स्टार सी को फाइंड आउट किया, तो ये क्या आ जाएगा? बी सी बाई 2। तो ए स्टार बी सी बाई 2 निकाला मैंने, तो फिर से ये क्या आ गया? ए बी सी बाई 4, ए इंटू बी सी बाई 2 अपॉन 2, तो 2 टू द 4। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू हो जाएगा। अब नंबर 3 बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो अभी एक ही पार्ट लिख रहे हैं, उसी से प्रूव हो जाएगा। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, जो कि यहाँ सबने मिसिंग किया हुआ है, मैंने काफी कॉपी चेक करी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने सही किया है। तो ए स्टार ई पे डेफिनेशन अप्लाई करी, ए ई बाई 2, ए इंटू ई बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया? ए इंटू ई इज इक्वल टू 2a, और ई इज इक्वल टू 2a अपॉन ए इज इक्वल टू 2, और 2 किसको बिलोंग कर रहा है? ये जी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रियल है, नॉन जीरो रियल है। तो 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये मेरा क्या हो गया? इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है, ये देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? 2 को डायरेक्ट वो कर दिया, a इंटू 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू a। उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है, नंबर कट सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है? इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है?
नंबर फोर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो आप देखिए नंबर 4 में लिख रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ए स्टार बी हमने कहा पहले, सबसे पहले लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो इज इक्वल टू ई कितना है यहाँ पे 2, तो ये आ गया 2। और ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी बाई 2। तो ए इंटू बी बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो बी इज इक्वल टू 2 टू 4 अपॉन ए। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये भी एक नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो b इज इक्वल टू 4 अपॉन ए विल बी द इनवर्स ऑफ ए। ए का इनवर्स क्या होगा, 4 अपॉन ए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चारों एक्सियम यहां पे ट्रू करके दिखा देंगे। तो अब मेरा क्या बन जाएगा, जब चारों एक्सियम ट्रू हो गए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जब ये चारों हो जाएंगे देन वी कैन से दैट जी स्टार इज ए ग्रुप। और ये आप कंप्लीटली लिखेंगे, इसमें काफी लैंग्वेज लिखेंगे जो मैं बार बार बीच में बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि कंप्लीट हेडिंग डालेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैं केवल आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से इनकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, then prove that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। यानी यदि आपको कहीं पे ऐसा मिलता है ना कि prove that H1 union H2 is also a subgroup of G, तो H1 union H2 तो होगा ही नहीं, ग्रुप सब ग्रुप नहीं होगा। तो वो मैं इसमें एग्जाम्पल लेकर के भी आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस हिसाब से होता है। तो सपोज कीजिए जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो सब ग्रुप के लिए कंडीशन होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने के लिए, कि यदि H1 मेरा क्या दिया हुआ है, H1 मेरा सब ग्रुप है और H2 भी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो फाई नहीं होगा। सबसे पहले H1 इंटरसेक्शन H2 जो है इज नॉट इक्वल टू फाई, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। और हमें यदि हम ये कह रहे हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, मैं कहता हूं ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए कॉमा बी किसको बिलोंग करेगा, H1 को भी बिलोंग करेगा, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H2 को भी बिलोंग करेगा। और जब ए कॉमा बी H1 को बिलोंग करेगा एंड H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो जब H1 सब ग्रुप है तो A बिलोंग्स टू H1, A बिलोंग्स टू H1 कॉमा B बिलोंग्स टू H1 इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1। ये कंडीशन होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी ए सब ग्रुप। तो जब A कॉमा बी बिलोंग्स टू H1 है तो A B इनवर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ऐसे ही यहां देखें, ऐसे ही आप क्या देखेंगे, यहां देखेंगे A बिलोंग्स टू H2 कॉमा B बिलोंग्स टू H2 इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2 बिकॉज H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो A B इनवर्स H1 को भी बिलोंग कर रहा है और A B इनवर्स H2 को भी बिलोंग कर रहा है। तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा। इट मींस H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप, यही प्रूव करना था। इट मींस H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा, किसका, G का, क्योंकि ए बी इनवर्स इसको बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहां पे क्या किया है, जैसे कि कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सेम क्वेश्चन आपका उसमें आया हुआ है AKTU के एग्जाम में। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं बेसिकली, यदि सपोज कीजिए आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है।
तो हमें जो भी प्रूव करना है H1 इंटरसेक्शन H2 ही सब ग्रुप होगा जी का, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप नहीं होगा जी का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूं कि यदि मेरे पास, देखिए मैंने यहां पे किया, सपोज कीजिए इसको तो रब करना पड़ेगा मुझे क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए यदि यूनियन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? H1 यूनियन H2 की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए मेरा G है सेट ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या होगा? ग्रुप है G प्लस, सभी को मालूम है G प्लस क्या होता है? ग्रुप है। और यदि नहीं मालूम है तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखी है उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, कहते हैं कि हम इसमें बात करते हैं मल्टीपल, एक इसका सबसेट ले लेते हैं H, ठीक है, और उसमें जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने क्या कहा, H1 इज इक्वल टू, हमने कहा 0 तो है ही, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और इधर क्या हो जाएगा? -6, -4, -2, दिस। और H1 क्या है यहां पे? H1 इज द सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा? H1 इज द सबसेट ऑफ G, ठीक है, एंड H1 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। H1 क्या है? सब ग्रुप है G का, ठीक है। ऐसे ही मैं एक दूसरा ले लेता हूं H2 में ले लेता हूं मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने यदि H2 लिया, देखिए H2 इज इक्वल टू फिर से 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, -3 और -9, -6, -3। ये देखिए ये H2 है और H2 इज द सबसेट ऑफ G आल्सो। तो H1 भी के क्या है? सब ग्रुप है, और H2 भी क्या है? सब ग्रुप है। किसका? G का। H1 इज ए सबसेट ऑफ G एंड H1 इज ए ग्रुप विद द सेम कंपोजिशन एज द कंपोजिशन इन G। यानी जो H1 प्लस है, यहां लिख देता हूं H1 प्लस, ये भी एक ग्रुप है, और H2 प्लस भी एक ग्रुप है। तो ये G के सब ग्रुप हो जाएंगे क्योंकि H1 इज द सबसेट ऑफ G एंड H1 इज ए ग्रुप विद द सेम कंपोजिशन एज द कंपोजिशन इन G, ठीक है, जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो जब ये दोनों सब ग्रुप हैं, तो अब देखिए यदि हम इनका यूनियन निकालें, H1 यूनियन H2, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे डैश डैश डैश, -9, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 9 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। अब देखिए क्लोजर एक्सियम की यदि हम बात करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, क्या ये ग्रुप होगा? तो देखिए यदि मैं 4 एलिमेंट लेता हूं यहां पे और 3 एलिमेंट लेता हूं और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन लगाता हूं, तो 3, 4 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 और 3 + 4 इज इक्वल टू 7 डज नॉट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। तो H1 यूनियन H2 तो ग्रुप ही नहीं होगा, और जब ये ग्रुप ही नहीं होगा तो सब ग्रुप कैसे होगा? कह सकते हैं हम कि ये सब ग्रुप होगा। तो इसलिए जो है कभी भी जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का, तो ये काउंटर एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखें कि ये काउंटर एग्जाम्पल देना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, बट इट इज नेसेसरी दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। ये आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम Q टू Q डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x। ऐसे ही g एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम Q टू Q, gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो वेरीफाई करना है GOF का होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स O G इनवर्स। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे GOF फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले GOF ऑफ x निकाला, और आप जानते हैं कि GOF ऑफ x क्या है? G ऑफ fx, सभी आप जानते हैं, इज इक्वल टू, अब आप देखिए जब मैं निकाल रहा हूं G fx कितना है? 2x, ठीक है। तो अब ये केवल एक x हो गया, ठीक है, और gx क्या होता है हमारा? x प्लस 2, यानी 2x प्लस 2,
ये हो गया मेरा 2x प्लस 2। तो GOF ऑफ x मेरा ये आ गया 2x प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए मैं क्या कहता हूं, लेट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो जब मैं y इज इक्वल टू fx कहता हूं, यदि यहां पे देखिए यदि मैं कहता हूं y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और f यहां पे क्या है, ये GOF से मतलब है, तो लिख दीजिए, पूरा लिख देता हूं मैं GOF ऑफ x। ठीक है, तो GOF ऑफ इनवर्स तो देखिए यहां पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, GOF ऑफ y। ठीक है, और y इज इक्वल टू हमारा क्या है, fx। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हम इनवर्स निकाल रहे थे, तो देखिए जब हम लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू fx, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिस, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू y। और जब इज इक्वल टू y लिखते हैं यहां पे, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2। तो GOF इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2, और इसको रिप्लेस करा देंगे y को x से, तो मेरा क्या आ जाएगा, GOF ऑफ इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2। तो इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, f इनवर्स निकालना है और g इनवर्स निकालना है। तो पहले y इज इक्वल टू हमने लिखा fx, और fx कितना दिया हुआ है, 2x। जैसे कि मैंने बताया आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या आ गया, y बाई 2, और x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और x इज इक्वल टू क्या है, y बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स y। इसको भी उल्टा करके लिख लीजिए, f इनवर्स y इज इक्वल टू y बाई 2, और y को x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, एक ये हो गई मेरी a, उसको 1 बनाई थी। अब ऐसे ही g इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2, x इज इक्वल टू y माइनस 2, और x इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, f इनवर्स y। ठीक है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, x इज y माइनस 2, रिप्लेस कराया तो f इनवर्स ऑफ x, सॉरी f इनवर्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, दूसरा फंक्शन है g इनवर्स, तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। ये हो गई मेरी b। अब मुझे क्या निकालना है, f इनवर्स o g इनवर्स, तो f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स ऑफ x। ठीक है, f इनवर्स g इनवर्स ऑफ x कितना है, x माइनस 2। ठीक है, अब ये पूरा x हो जाएगा, और f इनवर्स क्या है मेरा, f इनवर्स है a से x बाई 2, तो ये क्या जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2। तो f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से ये प्रूव किया है, प्रूव हो सकता है। काफी स्टूडेंट्स ने इसको सही अटेम्प्ट किया हुआ है, कुछ जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो चेक कर लें यहां से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी और क्वेश्चंस के लिए फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज ये। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन इसमें काफी कम ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद भी कुछ सही कुछ नहीं बता पाए। एक तो कुछ इस क्वेश्चन में भी क्या था, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि सपोज कीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन सच दैट फॉर एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इफ बी इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सपोज कीजिए एक प्लेन है हमारा, सपोज कीजिए मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन ही ले लिया। ठीक है, यदि मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन है तो ये मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यदि एक इन पॉइंट्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन की गई है,
ठीक है। और ये कहते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, ये तभी होगा जब B इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक है। तो यानी इफ B इज 2 सेंटीमीटर विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, यानी A और B की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम तक 2 सेंटीमीटर यदि सपोज कीजिए आप मानते हैं तो वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यदि ये पॉइंट A है और ये सपोज कीजिए B है और इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर से लेस है, विद इन 2 सेंटीमीटर है, हम ऐसे कह सकते हैं विद इन 2 सेंटीमीटर है, तो A और B क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। इफ B इज विद इन 2 सेंटीमीटर, विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक है, यानी इनकी डिस्टेंस। अब देखिए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी है, तो इसको इक्विवेलेंस, पहली बात तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन यदि है तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी? यस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों होगी? क्योंकि A इज रिलेटेड टू A, ठीक है, एवरी पॉइंट इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इटसेल्फ। विद इन की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर होना चाहिए, तो A इज रिलेटेड टू A हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, सिमेट्रिक की। यदि मैं कहता हूं कि इफ A इज रिलेटेड टू B, यानी B इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो A इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम B, देन B इज रिलेटेड टू A, ठीक है। अब देखिए यदि इनमें से कोई सा भी पॉइंट आप लें, ठीक है, यदि ये पॉइंट A है तो ये A इज रिलेटेड टू A होगा, यदि ये B है तो B इज रिलेटेड टू B होगा, यदि सपोज कीजिए ये C है, ठीक है, तो C इज रिलेटेड टू C होगा। अब देखिए सपोज कीजिए मैं बात करता हूं, तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगी? ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि मैं कहता हूं इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। इफ A इज रिलेटेड टू B का क्या मतलब है? B इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A। सपोज कीजिए B इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A एंड B is related to C, it means C is within 2 centimeter from B, C is within 2 centimeter from B, but it is not necessary that C is within 2 centimeter from A और A is within 2 centimeter from C। देख लीजिए चेक करके, यदि ये C है और ये A है तो कहां से 2 सेंटीमीटर के अंदर हो जाएंगे। यदि हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये मान रहे हैं, विद इन 2 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी डिस्टेंस थोड़ी हो जाएगी, विद इन 2 सेंटीमीटर। चेक करके देख लीजिए आप, तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। दिस रिलेशन कैन नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये मैंने काफी हद तक इसमें सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अभी एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। एक मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन रह गया है, वो भी मुझे बताना है, और आपके जो क्या कहते हैं कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड जो एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाले जो क्वेश्चन है वो मुझे इसमें बताने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको कवर अप करूंगा।